हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज की प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। तो आप ही बताइए कि बहुत सा लिखित कार्य देने से क्या होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या फिर उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। तो ये काम करना नहीं है, बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, यानी कि उन्हें कक्षा में अलग नहीं बिठाना है। और उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि बच्चा यदि पढ़ने आया है तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप उस पर ध्यान ना दें, ये बात गलत है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर, यानी कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये गलत है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा जो है समाज से जब अंतःक्रिया करता है तो वह प्रभावित होता है, उसकी सोच प्रभावित होती है। बट यहाँ पर बोल रहा है कि प्रभावित नहीं होती, तो ये गलत है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो ये भी गलत है। कई बार हम बता चुके हैं कि जो विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर ही आधारित होता है। तो केवल आनुवंशिकता पर कहना गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है पहला वाला, यानी कि बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कि एक बच्चा समाज से जुड़ करके चीज़ों को सीखता है और विकसित होता है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम ये सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी है, तो विकास एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है। एंड विकास एक दिशी है, तो ये भी गलत है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो विकास असतत नहीं होता है, बल्कि जो विकास होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि विकास जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। एंड फोर्थ वाला ऑप्शन, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। पहले खाली स्थान सामाजिकरण का प्राथमिक और फिर से खाली स्थान सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो परिवार होता है ये सामाजिकरण का प्राथमिक और जो विद्यालय है ये सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है। यहाँ पर प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक से ये मतलब है कि बच्चे का जहाँ पर सामाजिक विकास शुरू होता है तो घर से ही शुरू होता है, घर परिवार से, तो वह प्राथमिक सामाजिक कारक होगा। उसके बाद जो घर से बाहर बच्चा निकलता है, पास पड़ोस विद्यालय, तो ये द्वितीयक कारक होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो जो 7-8 वर्षीय बच्चा होगा, छोटा बच्चा, इस टाइम बच्चे में दंड और आज्ञा पालन के हिसाब से नैतिकता आती है। मतलब जो भी बच्चा नैतिक निर्णय लेता है तो वो दंड और आज्ञा पालन के हिसाब से लेता है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए, ये बात गलत है। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, तो ये भी नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी को साथ में ही शिक्षा देनी है। तो दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ये भी सही नहीं है। सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये समावेशी शिक्षा से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर सही हो जाएगा कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि बच्चों की जो योग्यताएं हैं तो उनसे परे होकर, मतलब उनकी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं,
तो हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, बल्कि इस चीज़ से परे होकर, मतलब इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है कि उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनको सभी को गुणवत्तापूर्ण हमें शिक्षा देनी है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए और इसका कारण है कि शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। कहने से मतलब ये है कि एक शिक्षक को पढ़ाते टाइम बहुत सारी सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या बहुत सारे जो सामग्री है उनके कई तरीके अपनाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अधिगमकर्ता होते हैं उनकी विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब जब आप कई सारी सामग्री का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग, उनमें वैयक्तिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं, तो उनकी आवश्यकता के हिसाब से आप सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कथन भी सही है और उसका जो कारण है वो भी सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। और अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। ये लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? तो कोई बच्ची है, उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो लिखने संबंधी समस्या होती है वो होती है लेखन वैकल्य, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कई बार बता चुके हैं कि जहाँ पर भी मानकीकृत की बात हो वो गलत होगा। एंड शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए और रटंत आधारित अधिगम निर्धारित करने, तो रटंत ये वाला भी गलत है। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना, तो ये भी गलत है। तो पेपर पेंसिल जो आधारित परीक्षण होते हैं इनकी भी वृद्धि नहीं करनी है, और पुनः स्मरण से मतलब होता है कि फिर से उन्हें याद करने के लिए कहा जाए, तो याद करने पर ज़्यादा जोर देना नहीं है बच्चों पर, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंड जो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर है कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण या फिर अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन ये सही नहीं है, क्योंकि सृजनात्मकता के लिए जो जरूरी होता है वो होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन से मतलब होता है कि आप किसी भी समस्या के लिए कई तरीके से सोच पाते हैं, तो वो होता है अपसारी चिंतन। यानी कि कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, तो कई तरीक़ों से सोचना, मतलब नए नए तरीके निकालना, ये होता है अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, समकालीन विचारधारा के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसी कोई अवधि निश्चित नहीं है कि उस अवधि तक आते आते बच्चे कोई भी जो लक्ष्य है वो अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। एंड बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। यहाँ पर विकास के बारे में बात चल रही है कि जो विकास होता है वो बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही है, लेकिन फिर भी हम आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो जो विकास है वो एक दिशात्मक नहीं होता। एंड सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जो हमारा विकास है वो आनुवंशिक और वातावरण दोनों कारणों से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि ये निष्कर्ष निकालती है कि गा से बड़ी है,
तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। कहने से मतलब ये है कि जो पेंसिल का है वो खा से बड़ी है और जो खा है वो गा से बड़ी है, यानी कि यहाँ पर का जो है वो सबसे बड़ी है और गा सबसे छोटी है। तो वह इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेती है कि जो का है वो गा से बड़ी है, क्योंकि खा से बड़ी है और खा गा से बड़ी है, तो वो गा मतलब जो पेंसिल का है वो गा से भी बड़ी हो जाएगी। तो जब वह ऐसा निष्कर्ष निकाल लेती है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को प्रदर्शित करती है, यानी कि विशेषता को दर्शाती है। क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक अनुमान या फिर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो तर्क की बात नहीं चल रही यहाँ पर और क्रमबद्धता की भी बात नहीं हो रही है, ना ही संरक्षण की, बल्कि सकर्मक अनुमान लगाती है वह, कि मतलब क्योंकि उसको पता चल जाता है ना कि का जो है वो खा से बड़ी है और खा गा से बड़ी है, तो इस प्रकार वह अनुमान लगा लेती है कि जो का है वो गा से भी बड़ी होगी। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। हमेशा कठोर नियंत्रण, अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, ये बात भी गलत है। एंड कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, या फिर विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीख सकते हैं। तो केवल वाला ऑप्शन भी गलत ही होता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो सिर्फ अभ्यास के माध्यम से ही सबसे बेहतर सीखे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। यहाँ पर इससे मतलब ये है कि हमें बच्चों के जो भी अनुभव हैं उनको महत्व देना है। तो एक शिक्षक को ये विश्वास रखना है कि जो भी बच्चों के विचार हैं वो समृद्ध हैं, क्योंकि वो अपने परिवेश से कई सारे विचार लाए हैं और वो समृद्ध अनुभव हैं, उनको महत्व हमें देना है। तो ऑप्शन हमारा 3रा सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए एंड समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये सही है। और अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये बात भी सही है। अन्वेषण और खोज पर आधारित होना चाहिए, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हमारा 2रा, 3रा और 4था यानी कि 2nd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन से गुण मौजूद होंगे। अपसारी, अभिसारी, अमूर्त चिंतन की योग्यता या फिर नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो सृजनात्मकता के लिए ज़रूरी है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन नहीं ज़रूरी होता है, बल्कि अमूर्त चिंतन की भी योग्यता होनी चाहिए। और नवीन आमुख से मतलब है कि नई नई वह चीज़ों को खोज सके या फिर नवीन चीज़ें को खोजने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो पहला, 3रा और 4था हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा, पहला, 3रा और 4था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। मुद्दों पर चर्चा को सुधार करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सही है, क्योंकि जब बच्चा उसमें शामिल होगा किसी भी प्रकार की समस्या में तो शामिल होगा और शामिल होने के बाद फिर उसके समाधान के लिए वह कुछ न कुछ अपने विचार प्रस्तुत भी करेगा। तो जब बच्चों को आप शामिल करेंगे तभी वह उसका हल भी निकालेगा। यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए या कोई भी कार्य योजना यदि आप बना रहे हैं तो बच्चों को शामिल करना उसमें ज़रूरी है। इसके अलावा समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भी प्रदान करवानी है हमें। एंड समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो ये कहीं ना कहीं रटंत अधिगम पर मतलब जोर दे रही है, क्योंकि यदि आप एक जैसी ही बार बार प्रक्रियाएँ करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, तो बार बार वही चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि रिपीटेड चीज़ें होंगी, तो ये सही नहीं है।
तो हमको बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करवानी है, यानी कि ऑप्शन हमारा 4th नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है। तो जो 4th नंबर है ये नहीं करना है हमको। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो और स्वनिर्देशित हो। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली अधिगम है वह तभी होगा जब वह स्वनिर्देशित हो, यानी कि जब बच्चा खुद से ही चीज़ों को करेगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो शिक्षक की गतिशीलता होनी चाहिए, विदित सामग्रियों का प्रावधान भी करना है एंड नवीन अनुभव भी प्रदान करवाने हैं बच्चों को। इसके अलावा सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं कि बच्चों में हमें सकारात्मक चीज़ें तो सुनिश्चित करो, ठीक है, लेकिन नकारात्मक पुनर्वलन भी सुनिश्चित कर देना ये सही नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सजा और आज्ञा का अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। तो ये सजा और आज्ञा का अभिविन्यास नहीं है। एंड अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अविश्वास नहीं, यहाँ पर अभिविन्यास ही होगा। मतलब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो दूसरों के साथ अच्छा बनकर अनुमोदन अर्जित करना। यहाँ पर मतलब ये है कि दूसरों के सामने हमें अच्छा व्यवहार करना है और अनुमोदन यानी कि प्रशंसा पानी है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा कि जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाली स्टेज होती है वो यही होती है कि हमें अच्छा बनना है समाज में ताकि हमारी भी तारीफ हो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? तो छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वह कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, तो ये बात सही है। और शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये बात भी सही है, क्योंकि जब शिक्षक बच्चों को कुछ सिखाने जा रहे हैं, मतलब सीखने के लिए आकलन कर रहा है, तो वह उन्हें रचनात्मक और गुणात्मक प्रतिक्रियाएं भी देंगे। इसके अलावा प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना नहीं करनी है हमें बच्चों में कभी भी। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य लंबे लंबे लिखित कार्य देना एंड श्रवण दोष ऑडियो टेप देना और दृश्य हानि चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध करवाना। तो एक तो बच्चा देख नहीं पा रहा है और उसे हम चित्र वाली पुस्तकें देंगे, तो ये बात गलत है। श्रवण दोष है, यानी कि उसे सुनने में समस्या है, ऐसे में हम उसे ऑडियो टेप देंगे, तो ये भी सही नहीं है। एंड पठन वैकल्य, यानी कि उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे में हम उसे लंबे लंबे लिखित कार्य ना सौंपें तो बेहतर होगा। एंड गुणज वैकल्य, तो यदि बच्चे को गणित संबंधी कोई दिक्कत है तो उसे हम कैलकुलेटर उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर सही युग्म पूछा गया है, तो पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। और इसका तर्क है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो कहने से मतलब ये है कि शिक्षक जब भी बच्चों को कोई चीज़ें पढ़ाए तो विषय वस्तु में वह छात्रों के दैनिक जीवन के जो अनुभव हैं उसको भी जोड़ना चाहिए। और क्यों जोड़ना चाहिए? क्योंकि जो बच्चा है वह जीवन में अपने बहुत सारे अनुभव लेकर के आता है, मतलब उसके भी कुछ जो अनुभव हैं आस पड़ोस के घर के वह ले करके ही विद्यालय में जाता है। तो इस वजह से हमें
जीवन से रिलेटेड करके ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों ही बातें सही हैं कि कथन भी सही है और उसका जो कारण है वो भी सही है। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो रवैया, रवैया से मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का कैसा रवैया होगा, यानी कि ये एक व्यक्तिगत कारक है। प्रेरणा, तो ये प्रेरणा से यानी कि मोटिवेशन से संबंधित है। और व्यक्तिगत लक्षण, तो ये भी व्यक्तिगत ही कारक है। यहाँ पर पर्यावरणीय कारक पूछा जा रहा है, तो विद्यालय जो है हमारा पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और कारण है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो कहने से मतलब ये है कि जो हमारा कथन है, शारीरिक विकास में यदि देरी हो रही है तो पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो पूरी तरीके से नहीं ठहराया जा सकता, ये बात गलत है। एंड इसका जो कारण है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन है हमारा, तो दोनों ही गलत हैं, इस वजह से ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता यानी कि समझने की क्षमता, या फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था, तो यहाँ पर बच्चे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है? तो बच्चे की जो डरने वाली अवस्था होती है वो कौन सी होती है? वो होती है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की कोई बात नहीं चल रही है, ना ही कानून व्यवस्था और अभिविन्यास की बात चल रही है, और ना ही सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की बात चल रही है। तो ऑप्शन जो हमारा पहला वाला है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर कोई समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा, यानी कि ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है कि किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये वाला गलत है। एंड त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? ये भी सही नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये भी सही नहीं है। यदि हमें समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है तो हमें उसे कोई ऐसा वर्क देना होगा जिसका एग्जैक्ट कोई आंसर ना हो, मतलब बच्चे को यदि पता है तो वो तुरंत ही आंसर दे देगा बाकी के ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं। बल्कि जो हमारा 4th ऑप्शन है कि बीजों का अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए, यानी कि जो बीजों का अंकुरण है उसके लिए हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन आप इसको सिद्ध करने के लिए इस पर प्रयोग कीजिए और एक रूपरेखा तैयार कीजिए। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक और खालिस्तान गतिविधि है, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय और सामाजिक। तो जो सीखना होता है ये प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि होती है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो समाज में रह कर के ही सीखते हैं, समाज के लोगों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो जो हमारा सीखना होता है यानी कि सीखना एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को
उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या फिर खोज को प्रोत्साहन करता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील जो कक्षा है वहाँ पर एक शिक्षक को ऐसी व्यवस्था करनी है या फिर ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना है बच्चों को जहाँ पर बच्चा खोज के लिए प्रोत्साहित हो। खोज से मतलब है कि वे चीज़ों के को जानने के बारे में उत्सुक हो और जिज्ञासा दिखाए किसी भी चीज़ के बारे में। तो जब बच्चा उत्सुक होगा, जिज्ञासा दिखाएगा, तभी वह चीज़ों को ज़्यादा सीख पाएगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। कभी भी हमें बच्चों को उनकी योग्यताओं के हिसाब से वर्गीकृत नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चा सीख सकता है, आप उसको सिखाइए। हाँ, वो बात और है कि कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देर से, बट ऐसा नहीं माना जा सकता कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। ये बात गलत है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही हो जाएगा कि समावेशन का मतलब ये है कि सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें हमें नियमित विद्यालय में सभी बच्चों के साथ समान शिक्षा प्रदान करवानी है। तो ऑप्शन तीसरा वाला सही है। और जो लास्ट ऑप्शन है कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, तो ये भी गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। एंड आगे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।